तो आते हैं प्रिंसिपल ऑफ मशीन पे। तो प्रिंसिपल ऑफ मशीन जानने के लिए फर्स्ट कुछ पॉइंट को हम लोगों को जानना पड़ेगा। एफर्ट पॉइंट क्या है, लोड पॉइंट क्या है, इनपुट एनर्जी क्या है, आउटपुट एनर्जी क्या है। तो एफर्ट पॉइंट फर्स्ट जान लेते हैं। एफर्ट पॉइंट, तो एफर्ट पॉइंट क्या है? जिस पॉइंट पे आप एफर्ट डाल रहे हैं उसी को हम एफर्ट पॉइंट बोलेंगे, राइट? द पॉइंट वेयर एफर्ट इज अप्लाइड इज नोन एज एफर्ट पॉइंट। एंड लोड पॉइंट क्या होगा? द पॉइंट वेयर लोड इज ओवरकम इज नोन एज लोड पॉइंट। तो इनपुट एनर्जी क्या होगा? वर्क डन एट एफर्ट पॉइंट। इनपुट एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? इनपुट एनर्जी को वर्क डन एट एफर्ट पॉइंट, राइट? तो वर्क डन और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? W इक्वल्स टू Fs, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एफर्ट E, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डी टू द एफर्ट विच इज ऑल्सो नोन एज DE, राइट? E into D is calculation for input energy. This is the formula. You can by this formula you can calculate the input energy. Okay? And output energy आपका क्या होगा? Work done at load point. तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स ऑल्सो W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ पे क्या है? लोड, और डिस्प्लेसमेंट लोड का डिस्प्लेसमेंट जो होगा DL, L इंटू DL, राइट? तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है इनपुट एनर्जी का? मैंने पहले ही बता दिया। आप जो एनर्जी स्पेंड कर रहे हो किसके लिए? टू ओवरकम द लोड, तो उसे हम क्या कहेंगे? इनपुट एनर्जी। आप जो अप्लाई कर रहे हो एनर्जी मशीन पे, जो आप फोर्स पुल कर रहे हो, जो रोप को जो पुल कर रहे हो टू लिफ्ट द बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल, उसे हम क्या कहेंगे? आपका जो एनर्जी स्पेंड हो रहा है उसमें, उसे हम कहेंगे इनपुट एनर्जी। अब आउटपुट एनर्जी क्या है? आप समझ सकते हैं, बड़े समझदार है आप लोग। तो आउटपुट एनर्जी क्या है? मशीन जो आउटकम दे रहा है टू ओवरकम द लोड, राइट? ऑन द लोड, द वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड इज ऑल्सो नोन एज आउटपुट एनर्जी। ओके, तो फॉर एन आइडियल मशीन, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या है? फॉर एन आइडियल मशीन। फॉर एन आइडियल मशीन क्या है? फॉर एन आइडियल मशीन इनपुट एनर्जी इक्वल्स टू आउटपुट एनर्जी। तो आइडियल मशीन के लिए क्या होगा? इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी इक्वल होगा, राइट? तो मतलब आप जो एनर्जी स्पेंड कर रहे हो, मशीन भी वही एनर्जी आपको दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। तो ये फॉर एन आइडियल मशीन। तो सच में तो मतलब क्या है? द एफिशिएंसी ऑफ दिस मशीन इज 100%। क्लियर? तो मतलब कोई एनर्जी आप इनपुट एनर्जी, जो एनर्जी आप मशीन को दे रहे हो, वही आपको बाद में इन द फॉर्म ऑफ लोड को ओवरकम करने के लिए वही आपको दे रहा है। तो मतलब इस प्रोसेस में कोई भी एनर्जी आपका लॉस नहीं हो रहा है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस नो एनर्जी इज लॉस्ट। Okay, that means total amount of energy converted into output energy, total input energy converted into output energy. That's why the efficiency of this machine is 100%. But in practices क्या होगा? Practical machine के लिए क्या होगा? Input energy is always greater than output energy. मैंने पहले भी बोला था, आप जो एनर्जी स्पेंड कर रहे हो तो आउटपुट एनर्जी उससे कम ही होगा। क्यों होगा? इसका रीजन क्या है? तो इसका 3 रीजन है। नंबर 1, फॉर अ प्रैक्टिकल मशीन, नंबर 1 क्या है?
मशीन फ्रिक्शनलेस नहीं होता। हम लोग का assumption दिया गया है द पार्ट्स ऑफ मशीन और द मशीन इज फ्रिक्शनलेस। ओके, तो मशीन फ्रिक्शनलेस नहीं होता और वेटलेस। द पार्ट्स ऑफ मशीन इज वेटलेस और वेरी स्मूथ। तो ये assumption है मशीन का, आइडियल मशीन का, बट प्रैक्टिकल मशीन में क्या होता, ये पार्ट्स वेटलेस और फ्रिक्शनलेस नहीं हो सकता। सपोज साइकिल के एग्जांपल ले लेते हैं। साइकिल का जो टायर जो रोड पे घिस घिस के चल रहा है तो फ्रिक्शनलेस होगा? एब्सोल्यूट फ्रिक्शनलेस होगा? फ्रिक्शन का कम किया जा सकता है लेकिन फ्रिक्शनलेस नहीं हो सकता। और उसका जो पार्ट्स होगा लाइक आपका टायर हो गया, आपका हैंडल हो गया, आपका व्हील हो गया, वो वेटलेस तो नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो दैट्स व्हाई द एनर्जी इज लॉस्ट। आप जो इनपुट एनर्जी दे रहे हो वो आउटकम उसमें नहीं आ रहा है, आउटपुट एनर्जी उससे कम हो जाएगा। और क्या होगा? द स्ट्रिंग और एनी अटैच्ड टू अ मशीन इज नॉट अ परफेक्टली इलास्टिक। मतलब कोई मशीन है जिसमें स्ट्रिंग है तो इलास्टिक, उसको क्या assumption लिया गया है आइडियल मशीन में, वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। इज इट पॉसिबल? सपोज साइकिल के बारे में ले लीजिए, साइकिल का जो चेन है वो परफेक्टली इलास्टिक है? इट्स नॉट पॉसिबल। अब कोई भी ले लीजिए, जो सितार है, गिटार है, इट्स नॉट अ परफेक्टली इलास्टिक। द स्ट्रिंग ऑफ सितार और गिटार और लाइक रोप ऑफ पुली or string of a pulley, it's not perfectly elastic. That's why, or not weightless. That's why the loss energy is lost during the operation of machine. अब क्या थर्ड पॉइंट क्या है? Not every parts of machine is perfectly rigid. Not every parts of a machine is perfectly rigid. तो मतलब क्या है इसका? आइडियल मशीन में ये परफेक्टली रिजिड assumption लिया गया है, लेकिन फॉर अ प्रैक्टिकल मशीन क्या होता है, एक्चुअल मशीन में क्या होता है, परफेक्टली रिजिड नहीं होता। टायर ऑफ अ साइकिल तो रिजिड होता है कि अगर फ्लैटेड टायर हो जाएगा तो तब क्या होगा? सपोज आप साइकिल चला रहे हो और आप बाइक चला रहे हो तो आपका बाइक का टायर पंक्चर हो गया तो आपको पैदल लेके जाना पड़ता है बाइक, बहुत कष्ट होता है। क्यों होता है? क्यों? वो पार्ट अब रिजिड नहीं रहा। वो रिजिड, अगर वो रिजिड होता मतलब वो फ्लैटेड नहीं होता, इन्फ्लेटेड होता तो क्या होता? वो इजी हो जाता आपको पैदल लेके जाने के लिए। तो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता। द स्ट्रिंग और एनी इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक। नंबर 3 क्या है? द मूविंग पार्ट्स or parts of machine is not perfectly rigid. तो तीन कारण के लिए क्या होता है? जो 3 कॉज है इसके लिए क्या होता है? एनर्जी लॉस्ट होता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ अ मशीन। तो इसलिए इनपुट एनर्जी ज्यादा होता है। तो प्रैक्टिकल मशीन में क्या है? इनपुट एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द आउटपुट एनर्जी। तो इनपुट एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन आउटपुट एनर्जी, राइट? तो इस टाइप के मशीन के लिए एफिशिएंसी क्या होता है? लेस देन 1 और लेस देन 100%। एफिशिएंसी घट जाता है। ओके, सपोज एक्चुअल मशीन का एफिशिएंसी 80% है। अ मशीन हैज एफिशिएंसी क्लोज टू 80%। इसका मतलब क्या है? इस टर्म का मतलब क्या है? इसको आपको समझना पड़ेगा। मतलब आप 100% एनर्जी अप्लाई कर रहे हो। सपोज 100 जूल ऑफ एनर्जी आप अप्लाई कर रहे हो मशीन पे। एनर्जी का यूनिट होता है जूल और वर्क डन का यूनिट भी जूल होता है। तो 100% मतलब 100 जूल आप एनर्जी उसमें अप्लाई कर रहे हो। तो 80% उसमें क्या होगा? आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो मतलब 80 जूल का काम वो करेगा
आप 100 जूल अप्लाई कर रहे हो, 80 जूल का काम करेगा। बाद बाकी जो क्या है 20% एनर्जी क्या होगा, 20% एनर्जी इज लॉस, मेनली रीजन ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स और वेट ऑफ द पार्ट्स ऑफ मशीन। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट फ्रिक्शन होता है, बाद में वो क्या होता है, दिस एनर्जी, this left amount 20 joule energy is converted into heat energy. That's why when a machine is moving, the heat energy is produced. Okay, so ultimate energy is heat energy. Clear? Sure? For a machine, not for everything. Okay. अब आते हैं relationship between mechanical advantage, velocity ratio and efficiency. देखिए ये जो रिलेशनशिप आएगा मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी का, दिस विल बी द मोस्ट सिंगल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन दिस चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फॉर्मूला। क्यों? तो देख लेंगे, न्यूमेरिकल जब आएगा तो हम देख लेंगे। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, एफिशिएंसी इक्वल्स टू work output by work input, right? Work output by work input, okay? तो वर्क आउटपुट मतलब क्या है, इनपुट एनर्जी, आउटपुट एनर्जी, और वर्क इनपुट का मतलब क्या है, इनपुट एनर्जी। तो उसका हम फॉर्मूला, अभी हमने क्या सीखा था, फॉर्मूला क्या देखा था, वर्क आउटपुट का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर द लोड, so that means L into DL। अभी हमने देखा वर्क आउटपुट मतलब लोड के वजह से जो वर्क हो रहा है, तो इसके लिए लोड इनटू DL होगा, L इनटू DL होगा। अब वर्क इनपुट मतलब इनपुट एनर्जी, इसका मतलब है इनपुट एनर्जी, इसका मतलब क्या है, आउटपुट एनर्जी। तो आउटपुट एनर्जी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी हमने देखा L इंटू DL। इनपुट एनर्जी को हम और वर्क आउटपुट को, इनपुट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, E इंटू DE। ओके, तो आप सेपरेट कर लेते हैं L इंटू E इंटू 1 बाई DE by DL, right? L into L by E को हम क्या कहते हैं, अभी हमने सीखा मैकेनिकल एडवांटेज, इंटू 1 अपन DE by DL को हमने क्या सीखा, अभी हमने देखा वेलोसिटी रेशियो, राइट? तो उसको हम क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी। तो मतलब मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो इनटू ईटा और एफिशिएंसी। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे से न्यूमेरिकल आएगा, दिस इज 999.99% गारंटी। तो आपका बेसिक पार्ट हो गया मशीन का। अब मशीन का जो पार्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन में आपके स्टैंडर्ड में 2 टाइप का मशीन है, एक है लीवर और दूसरा है पुली। लीवर का जो पार्ट है वो अब नए सिलेबस में फुल्ली काट हो गया, आपका आउट ऑफ सिलेबस है। तो सेकेंड पार्ट जो है पुली। तो पुली क्या है, एक सर्कुलर रिंग की फॉर्मेशन में, एक सर्कुलर फॉर्मेशन में एक मेटल और वुडन डिस्क होगा, तो इस तरह का। ओके, कुछ इस तरह दिखता है पुली। उसमें क्या होगा, इस साइड में, ऊपर के साइड में एक ग्रूव होगा, मतलब थ्रू दिस प्रोसेस अ रोप और स्ट्रिंग कैन पास। और ये रिंग क्या होता है, डिस्क कैन रोटेट और रिंग कैन रोटेट
to its axle in a fixed frame. ओके, तो एक फ्रेम की वजह से तो ये हो गया आपका एक्सल, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सल बोलते हैं। ओके, इसे हम बोलते हैं रोप और स्ट्रिंग और टैकल, कोई कोई इसे टैकल भी बोलते हैं। और ये हो गया आपका रिम जिसमें ग्रूव है, और यहां पे होता है आपका लोड, इस डायरेक्शन में होता है, और ये होता है आपका एफर्ट, राइट, ये होता है आपका एफर्ट। ओके, क्लियर। तो ये फ्रेम में फिक्स्ड है, तो पुली दो टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ पुली। एक होता है टाइप्स ऑफ पुली, देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पुली। नंबर 1 सिंगल फिक्स्ड पुली, नंबर 2 सिंगल मूवेबल पुली। ओके, एंड तो आपको डायग्राम तो समझ में आ गया। ये रिम है और ये एक सॉलिड फ्रेम है जिसमें क्या होता है, दिस इज अटैच, दिस फ्रेम इज सपोर्टेड बाय अ नेल, मैंने पहले भी बोल दिया। तो इसे हम एफोर्ट बोलते हैं। इस डायरेक्शन में हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफोर्ट लाते हैं, एफोर्ट देते हैं, और लोड का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। ये सिंगल फिक्स पुली का डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है, सिंगल फिक्स्ड पुली का। ओके, श्योर। तो सिंगल फिक्स्ड पुली एंड सिंगल मूवेबल पुली, डिफरेंस क्या है दोनों में? व्हेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन of a pulley is fixed or stationary in position is known as single movable pulley. That means the ultimate frame is stationary or fixed. तो मतलब क्या है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। ओके, तो इसे हम सिंगल फिक्स्ड पुली बोलेंगे। ओके, सिंगल मूवेबल पुली हम किसे कहेंगे? The axis of rotation of a pulley is movable, not fixed, not stationary in position, तो उसे हम बोलेंगे सिंगल मूवेबल पुली। मतलब ये फिक्स नहीं रहेगा। तो बाद में इसका डायग्राम अब आएंगे, पहले फिक्स पुली को देख लेते हैं, इसका मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी क्या होता है, तब सिंगल मूवेबल पुली पे हम आएंगे। पहले सिंगल फिक्स पुली को कवर करते हैं। ओके, तो सिंगल फिक्स पुली, तो देखिए एफर्ट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और एफर्ट स्ट्रिंग का जो फोर्स होगा, टेंशन, वो इस डायरेक्शन में होगा। स्ट्रिंग का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, विच इज अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, और लोड का भी इधर होगा, स्ट्रिंग का टेंशन टी। श्योर, देख लेते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, लोड बाय एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, लोड बाय एफर्ट। और वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डीई बाय डीएल। एंड तो देखिए एफर्ट का डायरेक्शन इस तरफ है, एफर्ट को बैलेंस कौन कर रहा है, द ऑपोजिट फोर्स, द टेंशन ऑफ स्ट्रिंग विच इज टी। तो मतलब यहां पे एफर्ट इक्वल्स टू टी, राइट। और लोड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, बट उसको बैलेंस कौन कर रहा है, द टेंशन ऑफ स्ट्रिंग ऑलवेज टी। टेंशन को आप ऑलवेज दूसरे डायरेक्शन में दिखाना होता है। लोड और एफर्ट जिस डायरेक्शन में, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन होगा, क्योंकि रोप का जो टेंशन है उसके ऊपर डिपेंडेंट है लोड और एफर्ट दोनों ही। ओके, श्योर। तो लोड इक्वल्स टू टी होगा, टेंशन टी, दोनों ही टी क्यों लिया मैंने, क्योंकि रोप एक ही है। अगर दूसरा रोप हो जाता है, अगर इसमें आप ज्वाइंट करके दूसरा रोप लाते हो, तो ये T1 एंड T2 हो जाता है। ओके,
तो सिमिलर रोप है इसलिए दोनों ही टी है, और एफोर्ट को बैलेंस कर रहा है टेंशन ऑफ स्ट्रिंग टी, एंड लोड को भी बैलेंस कर रहा है टेंशन ऑफ स्ट्रिंग टी। तो क्या होगा, लोड बाय एफोर्ट टी बाय टी विच इज इक्वल्स टू 1, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज 1। ओके, तो ये किस तरह का मशीन हो गया, बाद में आएंगे। वेलोसिटी रेशियो डीई बाई डीएल, तो क्या होगा, मैंने पहले भी बता दिया, अगर आपको लोड को डीएल डिस्टेंस अगर उठाना है तो एफर्ट को डी डिस्टेंस तक आपको डाउनवर्ड खींचना है, तो मतलब दोनों का डिस्टेंस सिमिलर हो जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। क्लियर, तो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो तो एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू ईटा इनटू वेलोसिटी रेशियो, देयरफॉर ईटा इक्वल्स टू ma by vr, तो ma by vr क्या होगा आपका, ma by vr 1/1 इक्वल्स टू 1, और अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा आपका 100%। एफिशिएंसी को आइदर इंटीजर और न्यूमरल में लिखते हैं और परसेंटेज में लिखते हैं, परसेंटेज 1 होगा तो 100% होगा। ओके, अब प्रैक्टिकल यूजेस में आते हैं। ये आपका फिक्स्ड है वेलोसिटी रेशियो 1। ओके, अगर वेलोसिटी रेशियो 1 है तो इस टाइप को मशीन को हम क्या बोलते हैं, to change the direction of effort in a desired direction. Mechanical advantage, theoretically mechanical advantage of a single fixed pulley is 1, but efficiency is not equals to 1 due to the loss of energy। अभी हमने देखा, ये एक्चुअल मशीन है, ये प्रैक्टिकल मशीन है, नॉट द आइडियल मशीन। तो इसमें इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी से ज्यादा होगा, तो मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज लेस देन 1 होगा, ये गारंटीड है। तो ऑलवेज लेस देन 1 होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज भी घट जाएगा इसका। अगर एफिशिएंसी छोटा होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज भी घट जाएगा, बट थियोरेटिकली द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज इज 1, but practically you will see when you solve a numerical, you will see that the mechanical advantage for a single fixed pulley is less than 1 due to the efficiency घट जाता है, okay, due to the loss of energy। तो इसमें क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है, ये फिक्स हो जाता है, ये फिक्स है, तो हम इस मशीन को क्या बोलते हैं, नॉट अ फोर्स मल्टीप्लायर, नॉट अ स्पीड मल्टीप्लायर, ओनली टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। तो सिंगल फिक्स्ड पुली को हम कहां पे यूज करेंगे, इसका यूजेस क्या है, ड्यू टू द वेलोसिटी रेशियो हम क्या बताते हैं इसको, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। अगर आपको एफर्ट डिजायर्ड डायरेक्शन में नहीं है, अपवर्ड डायरेक्शन में है कुछ, तब हम इस टाइप को मशीन को यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड सिंगल फिक्स्ड पुली, जो डाउनवर्ड लेके आते हैं, टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी लेके आते हैं। क्लियर हो गया आपका, ठीक है। तो बाद का पार्ट जो है हम बाद में देखेंगे, सिंगल मूवेबल पुली और डिफरेंट पुलीज।